डीडी नेशनल पर। आदाब नाज़रीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। नजर डालते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियों पर। ब्राजील के दौरे के बाद वजीर आजम का गयाना पहुंचे। गयाना के सदर ने वजीर आजम का किया इस्तकबाल। गयाना के सदर के साथ करेंगे मुलाकात। दूसरे इंडिया कैरिकॉम सरबराह इजलास में करेंगे शिरकत। झारखंड और महाराष्ट्र में इंतखाबात के लिए वोटिंग जारी। मुतअद्दिद बड़े रहनुमाओं की सियासी किस्मत दांव पर। महाराष्ट्र के गवर्नर, आरएसएस सरबराह, आरबीआई गवर्नर ने डाला अपना वोट। 5 रियासतों में ज़िमनी इंतखाबात के लिए डाले जा रहे हैं वोट। साबिक आईपीएस ऑफिसर का दावा। सुप्रिया साले और नाना पटोले क्रिप्टो करेंसी घपले में शामिल। बीजेपी ने पूछे 5 सवाल। सुप्रिया ने इलेक्शन कमीशन को लिखा खत। आज से गोवा में 55वां भारतीय बैनुल-अक़वामी फिल्म फेस्टिवल शुरू। भारतीय सकाफत और सिनेमा की विरासत का मनाया जाएगा जश्न। ख्वातीन की एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला आज। भारत का मुकाबला चीन से। और अब खबरों की तफसीलात। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ब्राजील के कामयाब दौरे के बाद गयाना पहुंच गए हैं। जॉर्ज टाउन पहुंचने पर वजीर आजम मोदी का इस्तकबाल सदर डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली ने किया। एयरपोर्ट पर सदर के साथ काबीना के दर्जनों वुज़रा भी मौजूद थे। हवाई अड्डे पर वजीर आजम मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। 1968 के बाद किसी भारतीय वजीर आजम का गयाना का यह पहला दौरा है। वजीर आजम मोदी जॉर्ज टाउन में गयाना के सदर डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली के साथ बातचीत करेंगे। वजीर आजम दूसरी इंडिया कैरिकॉम चोटी कॉन्फ्रेंस में भी शिरकत करेंगे और खत्ते के साथ साथ भारत की तवील मुद्दती दोस्ती को बढ़ाने के लिए कैरिकॉम के रुकन ममालिक के रहनुमाओं से भी मुलाकात करेंगे। वजीर आजम कल गयाना की पार्लियामेंट से भी खिताब करेंगे। वजीर आजम एनआरआई के एक इज्तिमा से भी खिताब करेंगे। गयाना की 104 बरस की भारत निजात खातून ने वजीर आजम के इस्तकबाल के लिए श्री कृष्णा से मुतालिक के खूबसूरत भजन भी सुनाया। मैं इस वक्त गयाना में मौजूद हूँ और यहाँ पर मौजूद है हमारे साथ भारतीय मूल की अभी जो सबसे बुजुर्ग महिला है सुमित्रा सरजू। इंडियन प्राइम मिनिस्टर इज कमिंग हियर। कैन यू सिंग अ सॉन्ग फॉर हिम? श्री राधे गोविंद गोपाल तेरा प्यारा नाम है। तेरा राधे गोविंद गोपाल तेरा प्यारा नाम है। कोई कहे वसुदेव की नंदन, कोई कहे नंदलाला, कोई कहे नंदलाला। राधे गोविंद गोपाल तेरा प्यारा नाम है। जज्बा अभी भी देखिए 103 साल 104 साल की होने जा रही है। इनके जज्बे को अभी भी सलाम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इन्होंने तस्वीरों में देखा है, टीवी पर देखा है, मोबाइल पर देखा है, लेकिन उनके प्रशंसक पूरे विश्व में है। 104 साल की महिला है और चाहती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ आ रहे, इससे भारत और गुयाना के रिलेशनशिप और बेहतर हो। साथ ही साथ वो ये भी चाहती है कि अगर उन्हें समय मिला तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का से जरूर मिलेंगी, उनका जरूर स्वागत भी करना चाहेंगी। कैमरामैन सौरभ बख्शी के साथ अभिषेक सिंह, डीडी न्यूज के लिए गयाना। 104 साल की ये महिला जिन्होंने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के इस्तकबाल के लिए भजन सुनाया। और गयाना की तकरीबन 40% आबादी भारत निजात है। इसके अलावा गयाना में समुद्र पार भारतीयों से मुतालिक खुसूसी यादगार भी मौजूद है, जो उस वक्त की झलकियां पेश करता है जब ईस्ट इंडिया कंपनी के जरिए भारतीयों को पहली बार गयाना लाया गया था। हमारे नुमाइंदे ने वजीर आजम के दौरे के हवाले से वहां रहने वाले NRI से बातचीत की।
ये जो मॉन्यूमेंट दिख रहा है ये वो मॉन्यूमेंट है जहां पर पहली बार जो भारतीय है उनको लेकर तकरीबन 180 साल पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाज से उन्हें यहाँ पर लेके आया गया और ये उन्हीं की याद में बनाया गया है। किस तरीके से आए, किस वेशभूषा में आए, जो अपने पारंपरिक रूप ढंग कह सकते हैं आप इनको, ढोल देख सकते हैं, हाथ में खाने का बर्तन देख सकते हैं, एक औजार देख सकते हैं, वो जिस परिवेश में वो लोग आए थे यहाँ पर गायना, ये उसी की एक झलक है जो कि यहाँ पर जो इंडियन कम्युनिटी है वो इसको यहाँ पर इसको एक मॉन्यूमेंट की तरह यहाँ पर उन्होंने इसे जो है अभी तक जीवित रखा हुआ है। और हमारे साथ यहाँ पर इंडियन कम्युनिटी से भी काफ़ी सारे लोग हैं जिनसे हम जानना चाहेंगे कि अब तकरीबन 1968 के बाद भारत का कोई प्रधानमंत्री गायना पहुंच रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और उसको लेके क्या एक्साइटमेंट है, इस मॉन्यूमेंट के बारे में भी जानेंगे। ये जो मॉन्यूमेंट है ये बहुत पुराना, जो लोग इधर आए थे इंडिया से जहाज में आफ्टर बहुत दिन के बाद ट्रैवल करने के बाद उनके वॉयज पर इधर पहला एक हाइबरी करके जगह में सब लोग उतरा। जब उतरा गया है यही सीन उनको डिस्क्राइब किया है, वो स्कल्पचरर्स ने इंडिया से ये सब बना के भेजा है। 5-6 साल के पहले ये इधर तैयार किया गया और इधर डेसिग्नेट किया है इंडियन मॉन्यूमेंट। ये मॉन्यूमेंट हमको सब दिवाली सेलिब्रेशन और पागवा सेलिब्रेशन सब कुछ हम इधर ही करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं अब यहाँ पर। हाँ जी। क्या एक्सपेक्टेशन है उनको लेके, कितना आप लोग के अंदर एक्साइटमेंट है, क्या प्लान किया आप लोगों ने उनके लिए? वो जो भी होने वाला है हमारा कैपिटल सिटी जॉर्ज टाउन में बहुत हो जाएगा। ये हमारा एक्सपेक्टेशंस है मोदी जी आने के बाद वी विल हैव बहुत रिलेशन तो बहुत हो जाएगा। एजुकेशन सेक्टर में एक सिनेमाटोग्राफी इंस्टीट्यूट खोलने का इधर, और इंडिया गवर्नमेंट और क्रिकेट इंस्टीट्यूट स्टार्ट करने के लिए भी हम मन्नत कर रहे हैं अभी इधर। भारतीय मूल के लोग हैं, वो गायना और इंडिया के रिलेशनशिप को अब चाहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद जब यहाँ पहुंचेंगे तो उसके बाद और एक स्ट्रॉन्ग टाइप दोनों के बीच में हो, ताकि उसका जो फायदा हो वो यहाँ के लोगों को मिल सके, जो भारतीय मूल के लोग हैं उनको भी मिल सके, जो यहाँ के और अन्य लोग हैं जो निवासी है उनको मिल सके। तकरीबन 8 लाख की जो है पूरी पॉपुलेशन है यहाँ पे, और बताया जाता है कि 40% यहाँ पर जो है वो भारतीय मूल के लोग हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री का ये दौरा जो है वो न सिर्फ गायना के लिए बल्कि भारत के लिए भी जो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि दोनों देशों के बीच में जो द्विपक्षीय रिश्ते हैं उसको काफी मजबूती देगा। कैमरामैन सेंथिल और सौरभ बक्सी के साथ अभिषेक सिंह, डीडी न्यूज, गायना। ब्राजील में 11वां G20 सरबराही इजलास खत्म हुआ। इस कॉन्फ्रेंस में वजीर आजम नरेंद्र मोदी समेत दुनिया भर के लीडरों ने शिरकत की। वजीर आजम ने कॉन्फ्रेंस के 2 इजलास से खिताब किया। इस बार कॉन्फ्रेंस भूख और गुर्बत के खिलाफ मजबूत जंग के लिए वक्फ थी। कॉन्फ्रेंस में जहन साजी के सेशन ने आलमी सतह पर लोगों की जिंदगियों को तब्दील करने में AIDPI और डेटा से चलने वाली गवर्नेंस की अहमियत को उजागर किया। कॉन्फ्रेंस में जारी होने वाले एलामिये में आलमी तनाज़ात और इंसानी मसाइब के असरात पर भी गहरी तशवीश का इजहार किया गया। G20 के रुकन ममालिक भूख और गुर्बत के खिलाफ मुश्तरका तौर पर लड़ने, जंगज़दा गजा को मजीद इमदाद फराहम करने के लिए ब्राजील में जमा हुए हैं। मगरबी एशिया और यूक्रेन में भी जंग जल्द खत्म होने के अज़्म का इआदा किया गया। उन्होंने ग्लोबल साउथ के खदशात को दूर करने के लिए वजीर आज़म नरेंद्र मोदी की कोशिशों से भी इत्तफाक किया। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने पायदार तरक्की और तवानाई की मुंतकली से मुतालिक G20 के तीसरे इजलास में सबके लिए साफ सुथरे और ज्यादा पायदार मुस्तकबिल को यकीनी बनाने की कोशिशों को तेज करने की अहमियत पर जोर दिया। Declaration focuses on hunger and poverty, it focuses on climate and energy, it focuses on developmental issues, it focuses a lot on accelerating the pace of sustainable development goals. There's been a huge emphasis on climate and energy also, but it also focuses a lot on a major component of this was geopolitics. The declaration has underlines the immense human suffering and adverse impacts of ongoing conflicts. वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने G20 सरबराही इजलास के मौके पर रियो डी जेनेरियो में ब्राजील के सदर लूला डी सिल्वा के साथ 2 तरफा बातचीत की। दोनों रहनुमाओं ने तवानाई, हयातियाती ईंधन, दिफा और ज़राअत समेत शोबों में ताउन को बेहतर बनाने का अज़्म किया।
पीएम मोदी ने ब्राजील की सदारत में G20 की मुख्तलिफ कोशिशों की तारीफ की। उन्होंने कहा कि ब्राजीली सदर से गुफ्तगू में दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात का जामे जायजा लिया गया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अपने ऑस्ट्रेलियाई हममनसब एंथोनी अल्बानी के साथ भी दो तरफा मीटिंग की। हिंदुस्तान ऑस्ट्रेलिया की दूसरी सालाना मीटिंग में दो तरफा ताउन में होने वाली पेशरफ्त पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों ममालिक ने मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक किया। वजीर आजम ने हिंद बहरुल काहिल खत्ते में अमन और आलमी बहरानों के पुरअमन हल की भी वकालत की। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि का हम मिलकर के समर्थन कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। वैश्विक संघर्षों और तनावों को सुलझाने के लिए हमने डायलॉग और डिप्लोमेसी पर बल दिया है। ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस में रिफॉर्म्स की आवश्यकता पर भी हम एकमत हैं। वजीर आजम ने चिली के सदर गैब्रियल बोरक और अर्जेंटीना के सदर से भी मुलाकात की। अगले साल G20 सरबराही इजलास जुनूबी अफ्रीका में मुनक्किद होगा। इस बार ब्राजील में मुनक्किदा G20 सरबराही इजलास गुज़िश्ता साल भारत की सदारत में मुनक्किद होने वाली कॉन्फ्रेंस से मुतासिर था। ब्राजील के सदर ने खुद कहा है कि समिट के इनेकाद में भारत की कारकर्दगी का इयादा किया गया, जो आलमी सतह पर भारत के असर रसूख की भरपूर अक्कासी करता है। ब्यूरो इनपुट के साथ असीम मिश्रा की रिपोर्ट, DD न्यूज। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। महाराष्ट्र और झारखंड में असेंबली इंतखाबात के लिए वोटिंग जारी है। इसके साथ ही 5 रियासतों में ज़िमनी इंतखाबात के लिए भी वोट डाले जा रहे हैं। महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात के लिए एक ही मरहले में 288 सीटों पर वोटिंग हो रही है। महाराष्ट्र के 9.7 करोड़ वोटर 4136 उम्मीदवारों के मुस्तकबिल का फैसला करेंगे। रियासत में हसास पोलिंग स्टेशनों पर सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के खुसूसी दस्ते तैनात किए गए हैं। रियासत में असल मुकाबला हुक्मरां महायुति इत्तेहाद और महाविकास अघाड़ी इत्तेहाद के दरमियान है। अजीम इत्तेहाद में बीजेपी, वजीर आला एकनाथ शिंदे की क़यादत वाली शिवसेना और नायब वजीर आला अजीत पवार की क़यादत वाली नेशनल कांग्रेस पार्टी NCP शामिल है, जबकि महाविकास अघाड़ी में कांग्रेस, शिवसेना और NCP शामिल है। अजीम इत्तेहाद में सीटों की तकसीम के बारे में बात करते हुए बीजेपी 149 सीटों पर, शिवसेना ने 81 सीटों पर और अजीत पवार की क़यादत वाली NCP ने 59 सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए हैं। अगर हम महाविकास अघाड़ी इत्तेहाद की बात करें तो कांग्रेस के 101 उम्मीदवार मैदान में है। शिवसेना UBT ने 95 उम्मीदवार खड़े किए हैं और NCP ने 86 उम्मीदवार खड़े किए हैं। और इस दौरान वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के वोटरों से ज्यादा वोट डालने की अपील की है। वजीर आजम मोदी ने एक्स पर लिखा, महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात की तमाम सीटों के लिए आज वोटिंग होगी। मैं रियासत के वोटरों से गुजारिश करता हूं कि वो पूरे जोश खरोश के साथ इसका हिस्सा बने और जश्न जमहूरियत की रौनक में इजाफा करें। इस मौके पर तमाम नौजवानों और खवातीन वोटर से पुरजोश तरीके से वोट डालने की अपील है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने भी वोटरों से महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात में वोट डालने की अपील की। अमित शाह ने एक्स पर लिखा, मैं बहनों और भाइयों से दरख्वास्त करता हूं जो महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात में वोट डालने जा रहे हैं, रियासत में हुकूमत बनाने के लिए जोश खरोश से वोट दें, जिससे मरकज में महाराष्ट्र का कल्चर, रियासत की खुशहाली, माओ की हिफाजत होगी। बहनों और किसानों की तरक्की। आज अपने वोट की ताकत से उन लोगों को जवाब दें जो इख्तिदार की खातिर उसूलों पर समझौता करते हैं और वोट बैंक की खातिर खुशामद को एजेंडा बनाते हैं। महाराष्ट्र के नौजवान सुनहरे मुस्तकबिल के लिए आज ज्यादा से ज्यादा तादाद में वोट दें। महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात के लिए वोटिंग जारी है। महाराष्ट्र के गवर्नर CP राधाकृष्णन ने मुंबई में एक वोटिंग मरकज पर अपने हक रायदही का इस्तेमाल किया। और महाराष्ट्र की चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर S चोकलिंग ने मुंबई के सेक्रेटरीट जिमखाना में वाक़ई पोलिंग बूथ पर अपना वोट डाला। RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने भी अपने हक रायदही का इस्तेमाल किया।
एक्सपेक्टेशन यही है सबका कि इस बार वोटिंग परसेंटेज साउथ मुंबई में ज़्यादा हो, और आज का जो वोटिंग था वो प्रोसीजर बहुत ही सरल। द प्रोसेस, द एंटायर प्रोसीजर वाज वेरी स्मूथ। So our congratulations to Election Commission of India and to the election officials of Mumbai. महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात के लिए वोटिंग जारी है। आरएसएस के सरबराह मोहन भागवत ने महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात के लिए नागपुर पोलिंग बूथ पर अपना वोट डाला। साथ ही मोहन भागवत ने कहा, जमहूरियत में वोट देना एक शहरी का फर्ज है, हर शहरी को ये फर्ज अदा करना चाहिए। प्रजातंत्र में मतदान नागरिकों का कर्तव्य है और नागरिक कर्तव्यों को प्रत्येक नागरिक ने करना चाहिए। इसलिए जहाँ जब मेरा मतदान है, मैं वहाँ जाके पहले वो काम कर लेता हूँ दिन में, बाकी सब काम बाद में करता हूँ। 100% मतदान करना और मुद्दों पर मतदान करो। साबिक भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने अपनी अहलिया अंजलि तेंदुलकर और बेटी सारा तेंदुलकर के साथ वोट डाला। बहुत समय से मैं यही कह रहा हूँ, लोगों को यही दरख्वास्त कर रहा हूँ कि आइए वोट कीजिए, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यहाँ फैसिलिटीज़ भी अच्छी है, और जैसे कि मैंने अभी कहा कि सारे ऑर्गेनाइजर्स ने यहाँ पे अच्छी फैसिलिटीज़ की है, सिर्फ हमारे लिए नहीं, मगर मैं उम्मीद करता हूँ कि सारे लोगों के लिए अच्छी फैसिलिटीज़ रहेंगी। पूरा जो पीरियड है, वोटिंग पीरियड, वो पूरे समय तक अच्छी फैसिलिटीज़ रहे, यही मैं उम्मीद करता हूँ, और किसी को तकलीफ ना हो। आइए ज़रूर वोट कीजिए। और फिल्म अदाकार राजकुमार राव ने अपने हक राय दही के लिए मुंबई के एक पोलिंग बूथ पर पहुंचकर अपना वोट डाला। महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात से चंद घंटे कबल एक साबिक आईपीएस ऑफिसर ने इल्जाम लगाया कि सुप्रिया सुले और नाना पटोले क्रिप्टो करेंसी घपले में मुलविस हैं। साबिक आईपीएस ऑफिसर रविंद्रनाथ पाटिल ने दावा किया कि एनसीपी शरद पवार ग्रुप की लीडर सुप्रिया सुले और महाराष्ट्र कांग्रेस के सदर नाना पटोले क्रिप्टो करेंसी घपले में शामिल हैं। उन्होंने दोनों रहनुमाओं पर इंतखाबी मुहिम के लिए बिटकॉइन की हेराफेरी का इल्जाम और इस्तेमाल करने का इल्जाम लगाया। साबिक आईपीएस ऑफिसर ने यह भी इल्जाम लगाया कि महाराष्ट्र में मौजूदा इंतखाबी मुहिम में क्रिप्टो करेंसी के लेन देन से हासिल की गई रकम का इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 2024 के लोकसभा इंतखाबात में भी इस तरह की जोड़तोड़ की गई थी। झारखंड में आज दूसरे मरहले की वोटिंग जारी है। रियासत में दूसरे मरहले में 11 अजला की 38 सीटों पर वोटिंग हो रही है। झारखंड में पुरअमन वोटिंग के लिए सख्त हिफाजती इंतजाम किए गए हैं। वोटिंग के लिए 14,218 बूथ बनाए गए हैं। झारखंड में 28 सीटों पर एनडीए और इंडी इत्तेहाद के दरमियान रास्त मुकाबला है, जबकि 10 नशिस्तें ऐसी हैं जहां सैरुकी मुकाबले पर गौर किया जा रहा है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने झारखंड के वोटरों से ज्यादा वोट डालने की अपील की है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, झारखंड में जमहूरियत के अजीम त्योहार का आज दूसरा और आखिरी मरहला है। मैं तमाम वोटरों से दरख्वास्त करता हूं कि वो इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और वोटिंग का नया रिकॉर्ड बनाएं। इस मौके पर मैं अपने तमाम नौजवान दोस्तों को खास तौर पर मुबारकबाद देता हूं जो पहली बार वोट डाल रहे हैं। आपका हर वोट रियासत की ताकत है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने झारखंड के आखिरी मरहले में वोटरों से वोट डालने की अपील की। अमित शाह ने एक्स पर लिखा, मैं आज झारखंड के दूसरे और आखिरी मरहले में वोट डालने और तमाम वोटरों से अपील करता हूं कि वो रिकॉर्ड वोट डालकर ऐसी हुकूमत बनाए जिसे झारखंड की रोटी, बेटी और मिट्टी की फिक्र हो। दरअंदाजों के खात्मे और करप्शन से पाक निजाम के लिए आज तारीखी वोट डालें। नौजवानों के सुनहरी मुस्तकबिल और संथाल परगना समेत झारखंड के तमाम लोगों की खुशहाली के लिए वोट दें। आज मुल्क में 2 रियासतों के असेंबली इंतखाबात के साथ ज़िमनी इंतखाबात के लिए भी वोट डाले जा रहे हैं। 5 रियासतों में 15 असेंबली और 1 लोकसभा सीट के लिए वोटर अपने लीडरों का इंतखाब करेंगे। 4 रियासतों उत्तर प्रदेश, पंजाब, केरला और उत्तराखंड की 15 असेंबली सीटों पर आज ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं। ताहम ज़िमनी इंतखाबात के नताइज का मुतालिका असेंबलियों पर बराह रास्त कोई असर नहीं पड़ेगा। इसके अलावा महाराष्ट्र की नांदेड़ लोकसभा सीट पर भी ज़िमनी इंतखाब हो रहा है। उत्तर प्रदेश में कटिहारी, करहल, मीरापुर, गाजियाबाद, माझवान, सीसामाओ, खेर, फूलपुर और कुंदरकी में वोटिंग होगी। इन नशिस्तों के लिए 90 उम्मीदवार मैदान में हैं,
जिनमें गाजियाबाद में सबसे ज्यादा 14 उम्मीदवार हैं। पंजाब की 4 असेंबली सीटों गदरबाहा, डेरा बाबा नानक, चाईवाल, एससी और बरनाला पर भी ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं। इन सीटों की नुमाइंदगी करने वाले एमएलए लोकसभा के लिए मुंतखब हुए थे, जिसके बाद इन सीटों पर ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं। केरल की पालक्कड़ सीट और उत्तराखंड की केदारनाथ सीट पर भी वोटिंग जारी है। और अब बात करते हैं दिल्ली एनसीआर में रहने वाले लोगों की, जो कि फिजाई आलूदगी से काफी परेशान है। कोई राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। AQI की सतह अब भी संगीन जुमरे में है। इसके अलावा दिल्ली में ग्रैप 4 के तहत रहनुमा खतूत भी नाफिज किए गए हैं। इसके साथ साथ बढ़ती हुई आलूदगी और सेहत पर इसके मुज़िर असरात के पेश नजर कई अहम इक़दाम भी किए गए हैं। इंतजामिया ने दिल्ली के तमाम स्कूलों को 23 नवंबर तक ऑनलाइन क्लासेस करने की हिदायत दी है। दफातर और कंपनियों से भी अपील की गई है कि ज्यादा से ज्यादा वर्क फ्रॉम होम कराएं। नेज लोगों से नकल हमल के लिए ज्यादा से ज्यादा अवामी जरा इस्तेमाल करने की भी अपील की गई, ताकि ट्रैफिक की वजह से होने वाली आलूदगी को कम किया जा सके। आपको बताते चले कि हवा के मेयर की सतह ज्यादा देर तक शदीद जुमरे में रहना सेहतमंद शख्स को भी बीमार कर सकता है। इसके अलावा बच्चों, बूढ़ों और सांस के मरीजों के लिए भी ये बहुत खतरनाक है। दिल्ली के बेशतर इलाकों में हवा के मेयार का इंडेक्स अब भी शदीद जुमरे में है। अलीपुर और मुंडका में सबसे ज्यादा AQI 463 रिकॉर्ड किया गया, जबकि जहांगीरपुरी और वजीरपुर में 460 रिकॉर्ड किया गया। इसके अलावा अशोक विहार, रोहिणी, विवेक विहार और बवाना में AQI 457 था, जबकि आनंद विहार में 454 AQI, नरेला में 453, सोनिया विहार में 450, द्वारका सेक्टर 8 और पंजाबी बाग में 440, नेहरू नगर में 438, पटपड़गंज में 435, मंदिरबाग में 428, नजफगढ़ में 425 और शाहपुर में 425 रिकॉर्ड किया गया। हवा के अच्छे मेयार का इंडेक्स 50 होना चाहिए, जो आलूदगी की वजह से बढ़कर 400 से तजावुज कर गया है। अगली खबर का रुख करते हैं। महाराष्ट्र के नासिक से रेल रैक के जरिए 840 मीट्रिक टन प्याज दिल्ली के किशनगंज रेलवे स्टेशन तक पहुंची है। इसमें से 500 मीट्रिक टन प्याज मदर डेयरी को, 190 मीट्रिक टन NCCF को और 150 मीट्रिक टन नेफिट को दिल्ली NCR में 35 रुपए फी किलो के हिसाब से खुर्दा फरोख्त के लिए दी गई है। मरकजी हुकूमत का कहना है कि कीमतें मुस्तहकम होने के बाद दिल्ली में प्याज की ये चौथी खेप है। हुकूमत की तरफ से भेजा गया। इसके अलावा हुकूमत के जरिए भेजी गई 720 मीट्रिक टन की एक और खेप नासिक से रवाना हो चुकी है। ये 21 नवंबर तक दिल्ली पहुंच जाएगी। इस सीरीज की ये 5वीं किस्त होगी। प्याज की बड़ी तादाद में आमद ने दिल्ली में बाजार और खुर्दा दोनों जगहों पर प्याज की कीमतों पर नुमाया असर डाला है। मरकजी हुकूमत के मुताबिक दिल्ली के अलावा हाल ही में प्याज की एक बड़ी खेप चेन्नई और गुवाहाटी भी भेजी गई है। गुवाहाटी को थोक में बेचने से शुमाल मशरकी खित्ते में प्याज की दस्तियाबी में इजाफा होगा और खित्ते में प्याज की कीमतें मुस्तहकम होंगी। इसके अलावा 840 मीट्रिक टन की एक और खेप लखनऊ में अमोसी के लिए रेल रैक के जरिए आइंदा 2 से 3 दिनों में पहुंचने की उम्मीद है, जिसकी लोडिंग बुध से शुरू होगी। इसके अलावा हुकूमत पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, दिल्ली वगैरह की जरूरियात को पूरा करने के लिए सोनीपत के कोल्ड स्टोरेज में रखी प्याज को छोड़ने का भी फैसला किया है। इसके अलावा कर्नाटक, महाराष्ट्र, असम वगैरह में प्याज की सप्लाई बढ़ाने के लिए RGVM CWC कोल्ड स्टोरेज नासिक से प्याज भेजने का भी फैसला लिया गया है। बांग्लादेश के मशहूर अदीब शफीकुन नबी समदी को साहित्य अकादमी ने प्रेमचंद फेलोशिप से नवाजा है। दिल्ली में वाक़ अकादमी के सदर दफ्तर में हुई तकरीब में उन्हें फेलोशिप से सरफराज किया गया। उर्दू हिंदी जबानों के बेहतरीन अदब को बांग्ला में मुंतकिल करने के हवाले से उनकी खिदमत काबिल जिक्र है। वो अब तक 18 किताबों का तर्जुमा कर चुके हैं। इसके अलावा उनकी 7 दीगर किताबें भी मंजर आम पर आ चुकी हैं। साहित्य अकादमी के सदर माधव कौशिक ने शफीउन नबी समदी की खिदमत की सताइश की। गोवा में भारत के 55वें बैनुल-अक़वामी फिल्म फेस्टिवल के लिए स्टेज तैयार है। तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं, जिसका आज से आगाज हो रहा है। इसका शानदार इफ्तिताह श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में हो रहा है। इस साल का फेस्टिवल नौजवानों पर मरकूज है। सिनेमा की शानदार और मुतनव्वे कहानियां जदीद मौज़ूआत और सकाफती तबादले को फरोग़ देंगी। हर साल क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो इफ्फी में कामयाबी की नई जुहते पैदा करता है। इसकी कामयाबी के पेश नज़र इस साल 100 नौजवान इसमें हिस्सा लेंगे। नाज़रीन, अब पेश हैं दिल्ली से शाया उर्दू अखबारात, उनका मुख्तसर जायजा।
सबसे पहली खबर हम ले रहे हैं रोजनामा राष्ट्रीय सहारा से। सुर्खी बनाई है राष्ट्रीय सहारा ने, जंग की वजह से दुनिया में खुराक का बहरान, गरीब ममालिक ज्यादा मुतासिर। वजीर आजम मोदी का G20 सरबराह इजलास के पहले सेशन से खिताब, आलमी रहनुमाओं से दो तरफा मुलाकातें, आलमी उमूर पर तबादला ख्याल। और इसके बाद अगली सुर्खी रोजनामा राष्ट्रीय सहारा से ही, आलूदगी तशवीशनाक, AQI 1000 से मुतजाविज, दिल्ली में सांस लेना मुश्किल हुआ। साथ ही साथ दिल्ली में ऑनलाइन क्लासेस और वर्क फ्रॉम होम को आगे बढ़ाने पर गौर किया जा रहा है 23 नवंबर तक। आगे बढ़ेंगे इसके बाद की खबर पर। यह खबर है राष्ट्रीय सहारा से। महाराष्ट्र में पोलिंग आज जारी है और महाराष्ट्र के अलावा झारखंड में भी पोलिंग हो रही है। इसके बाद की अगली खबर, सरमाई इजलास से कबल पार्लियामेंट हाउस में इंतजामात और सहूलियात का मुआयना। यौम आइन खास है क्योंकि इस साल हिंदुस्तानी आइन को अपनाने की 75वीं सालगिरह मनाई जा रही है। लोकसभा स्पीकर। इसके बाद की अगली खबर ले रहे हैं हमारे समाज से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और ब्रेजिल ने हिंद इटली के मुश्तरका स्ट्रैटेजिक एक्शन प्लान को अपनी मंजूरी दी है। और ये थे आज के उर्दू अखबारात, उनसे जुड़ी चंद सुर्खियां। और अब रुख करते हैं अगली खबर का। बिहार के राजगीर में जारी एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी मुकाबले अपने आखिरी मरहले में पहुंच गए हैं। आज टूर्नामेंट का फाइनल मैच भारत और चीन के दरमियान खेला जाएगा। भारतीय खवातीन हॉकी टीम ने मंगल को खेले गए मैच में जापान को 2-1 से शिकस्त देकर फाइनल में दाखिला ले लिया है। चीन ने मलेशिया को शिकस्त देकर टाइटल मैच में अपनी जगह बना ली है। जापान और मलेशिया एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी मुकाबले में तीसरी और चौथी पोजीशन पर कब्जा करने के लिए आमने सामने होंगे। सेमीफाइनल में जापान को भारत के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा। दूसरे सेमीफाइनल में मलेशिया को चीन के हाथों शिकस्त हुई। स्पेन के स्टार टेनिस खिलाड़ी राफेल नदाल ने डेविस कप में अपने आखिरी मैच के साथ ही टेनिस को अलविदा कह दिया है। लेजेंडरी टेनिस खिलाड़ी डेविस कप में अपने आखिरी मैच में मैदान में उतरे तो उनके बद्दौह ने उनका पुरजोश इस्तकबाल किया। हालांकि 22 मर्तबा के ग्रैंड स्लैम चैंपियन राफेल नडाल को अपने आखिरी मैच में शिकस्त का मुंह देखना पड़ा। काबिल जिक्र कि नडाल ने गुज़िश्ता माह अक्टूबर में टेनिस से रिटायरमेंट का ऐलान किया था। उन्होंने कहा था कि वो डेविस कप में अपने कैरियर का आखिरी मैच खेलेंगे। और अब पेश है मौसम का हाल। इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आदाब।